हेलो, तो स्वागत है आप सबका एक बार नए वीडियो में। हम लेकर आ गए हैं एक बायोलॉजी का नया टॉपिक जिसका नाम है कोशिका। आज हम कोशिका के बारे में समझेंगे, आपको समझाएंगे कि कोशिका होता क्या है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर पूरा देखें क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। कोशिका का इंग्लिश जो नेम होता है उसको बोलते हैं सेल, एंड इसका जो टेक्निकल और बायोलॉजिकल जो नेम होता है उसको बोलते हैं साइटो। इसका अध्ययन स्टडी इसका कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका हमारे शरीर का एक अंग नहीं होता है, एक पार्ट नहीं होता है, ये हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके जो जनक है, इसके खोजकर्ता जो हैं वो रॉबर्ट हुक हैं। सबसे पहले मृत कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। हमारा शरीर पूरा कोशिका से मिलकर बना है। तो ये सिद्धांत दिए थे स्लाइडन एंड स्वान नाम के वैज्ञानिक ने। अब समझ लेते हैं कि छोटी और बड़ी कोशिका, छोटी बड़ी कोशिका होती है, लेकिन इसमें भी दो तरह के होते हैं। मानव में छोटी और बड़ी कोशिका एंड पूरे संसार में छोटी बड़ी कोशिका। जो पूरे संसार में सबसे छोटी कोशिका होती है उसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा, एंड पूरे संसार में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है उसको बोलते हैं शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव में सबसे छोटा जो कोशिका होता है वो मेल का स्पर्म होता है। मानव का जो स्पर्म होता है वो सबसे छोटी कोशिका होती है, लेकिन मानव में ही जो फीमेल का जो अंडाणु होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। और मानव में लंबी सबसे कोशिका कौन सी होती है? ये होता है न्यूरॉन, जो कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में। न्यूरॉन ही सबसे बड़ी सबसे लंबी कोशिका पाई जाती है। बड़ी का मतलब होता है जो जैसे आपका कुतुब मीनार हो गया और लाल किला हो गया। लाल किला जो होता है वो आपका बहुत बड़ा कहलाएगा, लेकिन कुतुब मीनार क्या होता है? लंबा होता है। तो लंबी जो सबसे कोशिका होती है वो मानव में वो न्यूरॉन होती है। और न्यूरॉन का सेल डिवीज़न नहीं होता है। सेल डिवीज़न का मतलब कोशिका विभाजन। एक कोशिका से टूटकर दो कोशिकाओं का बनना, यही सेल डिवीज़न होता है। न्यूरॉन में सेल डिवीज़न नहीं होता है। इसलिए किसी के ब्रेन में अगर बहुत ज़्यादा गहरी चोट लग जाती है तो वो व्यक्ति मर जाता है, उसका इलाज नहीं हो पाता। इलाज हो ना पाता है इसलिए क्योंकि सेल डिवीज़न नहीं होता है। सेल डिवीज़न नहीं होता है तो उसका घाव क्योर नहीं हो पाता है। लेकिन सबसे तेज़ सेल डिवीज़न कोशिका विभाजन लीवर में होता है। लीवर में कोशिका विभाजन बहुत तेज़ होता है। आइए अब समझ लेते हैं कोशिका को शरीर की सबसे छोटी इकाई क्यों बोला जाता है। मान लीजिए आपको घर बनाना है, तो पहले ईंट आप जोड़ते जाएंगे तो दीवार बनेगी। दीवार से फिर आपका कमरा बनेगा। कमरे को फिर सिस्टमेटिक ढंग से अगर आप व्यवस्थित करेंगे तो आपका वो घर कहलाता है। यानी इस एक घर को बनाने में जो सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? ईंट कहलाएगी। उसी तरह कोशिका भी शरीर की सबसे छोटी इकाई है। जैसे कोशिकाओं को मिलाकर जो बनता है, कोशिकाओं के मिलने से जो बनता है उसको हम ऊतक बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। और टिश्यू के मिलने से बनता है हमारे शरीर का ऑर्गन, अंग बनता है। जैसे हाथ बन गया, पैर बन गया, आँख बन गया, आपका ब्रेन बन गया, ये आपका अंग हो गया। लेकिन अंगों को साथ में जब मिल के एक सिस्टमेटिक ढंग के तौर पे जब बन के जुड़ेंगे तब आपका बनता है क्या? शरीर। यानी कि आपका कोशिका भी एक तरह से आपके शरीर की सबसे छोटी इकाई कहलाएगी, जैसे कि एक घर की सबसे छोटी इकाई ईंट कहलाती है। आइए अब समझ लेते हैं कोशिका के पार्ट, कोशिका के अंग। कोशिका के अंदर जितने अंग होते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले कोशिका की जो सबसे ऊपरी जो लेयर होती है वो होता है कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ये पादप यानी पौधों और जंतु दोनों में होता है। पौधों और जंतु दोनों में होता है। ये बना किसका होता है? ये प्रोटीन का बना होता है। ये कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। एंड जब यही कोशिका झिल्ली के ऊपर एक और लेयर बन जाती है मोटी सी, तो वो हो जाती है कोशिका भित्ति, वो सेल वॉल कहलाती है। ये कहाँ पाया जाता है? ये वाली कोशिका भित्ति जो होती है, एक कोशिका भित्ति केवल पादप वाले प्लांट में पाया जाता है। यानी पौधों में ये झिल्ली केवल एक कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये जंतुओं में नहीं। जैसे भेड़ बकरी चिड़िया
और मानव में इस कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो ये बना होता है सेलुलोज का, यानी कि जो पेड़ पौधे जो कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये क्या करता है, सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। जैसे यहाँ पे नीचे सेकंड पॉइंट आप देख रहे होंगे, जो दिख रहा है, जो मोटी सी थोड़ा सा बना हुआ है, एक कोशिका भित्ति। ये जो कोशिका है पौधों की कोशिका है। जो ऊपर वाला दिख रहा है वो जंतु कोशिका है। जंतु कोशिका में आपका जो कोशिका मेम्ब्रेन जो जंतु कोशिका वाली होती है वो आपका पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है, इसलिए वो उसमें केवल एक मेम्ब्रेन लगी होती है। एंड पौधों की कोशिकाओं में एक कोशिका भित्ति होती है, मोटी सी लगी होती है परत, तो सेलुलोज का बना होता है। एंड बैक्टीरिया के जो कोशिका बनी होती है, कोशिका सेल मेम्ब्रेन, वो बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकन का, और कवक का जो बना होता है वो काइटिन का बना होता है। तो समझ लिए। आइए तो समझ लेते हैं कोशिका के और अंगों के बारे में। एक सेल है, सेल के अंदर सभी कोशिकांग हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, वैक्यूल्स है, सेंट्रोसोम है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम है, न्यूक्लियस है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारा श्वसन होता है, श्वसन में हमारा जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ आता है कोशिका में। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तक ऑक्सीजन आपका जाता है, जो आपका एक साइकिल चलता है। जो क्रेब्स नाम के एक वैज्ञानिक थे, जो उन्होंने एक दिया था क्रेब्स साइकिल, उन्होंने बताया था कि श्वसन में क्रेब्स साइकिल चलता है, जिससे 38 एटीपी ऊर्जा निकलती है श्वसन के दौरान। तो वो एक ग्लूकोज के बराबर होता है, जिससे हमारा क्या मिलता है, ऊर्जा और पावर मिलती है। तो जैसे कि हम अपना शरीर में हम दौड़ रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो किसके बदौलत होता है, ऊर्जा। वहाँ से हमको ऊर्जा मिलती है श्वसन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया से। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का बोला जाता है पावर हाउस, ऊर्जा गृह बोला जाता है। कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक दीवार होती है उसको बोलते हैं क्रिस्टी। गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है, परिवहन करना। परिवहन यानी प्रोटीन का यहाँ से वहाँ तक कोशिकाओं तक पहुँचाना, और ऊर्जा का परिवहन करना। जैसे कोई व्यक्ति एक हाथ से कोई काम कर रहा है, वो हाथ धीरे धीरे लगता है कि बहुत थक गया है, तो क्या करता है गोल्जी बॉडी वहाँ तक ऊर्जा का परिवहन करता है, प्रोटीन का परिवहन करता है, जिससे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना सके, उसको उस हाथ या पैर को ऊर्जा दे सके जिस हाथ पैर से काम हो रहा है। गोल्जी बॉडी के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक का नाम कैमिलो गोल्जी था। हमारे कोशिका में वैक्यूल्स होता है, रसधानी होता है, जिसका काम क्या होता है, जल संग्रह करना। हमारे शरीर में 65% पानी होता है। 65% पानी का मतलब हमारे पूरे शरीर का 65%, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी। या पानी हमारे पेट में नहीं रहता है कि ये हमारे पेट में तो केवल 2-3 लीटर या 1 लीटर 1.5 लीटर ही पानी रहता है, लेकिन ये 65% पानी हमारे शरीर में रहता कहाँ है, तो ये रहता है कोशिकाओं में। कोशिकाओं में जो वैक्यूल्स होता है, रसधानी होता है, उसमें ये पानी रहता है। तो अगर उसमें कोशिका के अंदर जो वैक्यूल्स है उसमें अगर पानी की कमी होती है तो हमको प्यास लगती है, इसलिए। लेकिन यही वैक्यूल्स पेड़ पौधों में बहुत बड़ा बड़ा होता है, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो वैक्यूल्स का क्या काम होता है, कोशिका में ये जल संग्रह करता है, यानी पानी कलेक्शन करता है। इसलिए बोलते हैं लोग ना कि हमारे किसी भी मनुष्य के शरीर का लगभग 65 से 70% भाग पानी होता है। आइए समझ लें कोशिका के एक अंग सेंट्रोसोम के बारे में। सेंट्रोसोम का खोज बोबरी नाम के वैज्ञानिक ने की थी। इसका काम क्या करता है, कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन का मतलब एक कोशिका का टूट जाना नहीं, कोशिका का टूट कर 2 कोशिकाओं का बनना, ये कोशिका विभाजन करता है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये पुनर्निर्माण होता है एक तरह का कोशिका का। अब कोशिका विभाजन कहाँ होता है, लीवर में बहुत तेज़ होता है, क्योंकि लीवर में सेंट्रोसोम बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता, क्योंकि ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते। लेकिन इसी तरह जब कोशिका का बहुत तेज़ी से विभाजन होता है तो यही आपका कैंसर कहलाता है। अनकंट्रोल सेल डिवीजन ऑफ द एनी ऑफ बॉडी दैट आर कॉल्ड कैंसर कहलाता है। जब ज़्यादा कोशिका का विभाजन होता है किसी अंग में, आपके शरीर के किसी भी अंग में कोशिका का ज़्यादा विभाजन होता है
तो वो क्या कहलाता है, कैंसर कहलाता है। तो लीवर में सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन होता है, लेकिन ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। लेकिन ब्रेन में क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसमें न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन में आपका सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। लेकिन ब्रेन कैंसर होता है। अब ब्रेन कैंसर होता क्यों है? ब्रेन कैंसर इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन कैंसर में ब्रेन में 90% आपका न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन सेल होता है, लेकिन 10% ग्लियल सेल होती है। वो जो 10% ग्लियल सेल होती है उसी में आपका सेंट्रोसोम पाया जाता है। तो उसी 10% ग्लियल सेल में सेंट्रोसोम अगर अधिक सेल डिवीज़न अगर कर देता है तो आपका ब्रेन कैंसर हो जाता है। तो आपका ब्रेन कैंसर हो जाता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या होता है? अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एक तरह से आपके सेल में आंतरिक सहायता का काम करता है। ये दो तरह का होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये वसा का निर्माण करता है। ये क्या करता है? वसा का निर्माण करता है। लेकिन जो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है। लेकिन ये रफ़ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ़ अपने से नहीं होता है, ये भी स्मूथ होता है। लेकिन इस पे पाया जाता है जो रफ़ जो दिख रहा है, ये इस पे होता है राइबोसोम। ये राइबोसोम की वजह से रफ़ दिखता है, लेकिन ये भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये जो रफ़ राइबोसोम इस पे होता है, इसी राइबोसोम की वजह से ही प्रोटीन का निर्माण होता है, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम करता है। इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से प्रोटीन का निर्माण होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से वसा का निर्माण होता है। आइए अब समझते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक पैलाडे थे। राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोशिका के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम पाया जाता है। एक क्या इसका काम क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन फैक्ट्री की तरह से कहलाता है। अब राइबोसोम को दो भागों में बांटा जाता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के हिसाब से। अब ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होता है? एक तरह से हम देखते हैं कि कौन सा बड़ा है। अब बड़ा इसमें कैसे देखा जाएगा? साइज़ के हिसाब से नहीं देखा जाएगा। एक तरह से हम एक फ्लूइड लेंगे, द्रव लेंगे, दोनों को उसमें डालेंगे, राइबोसोम को डालेंगे, जिसमें सबसे पहले जो नीचे जाके बैठेगा वो बड़ा कहलाएगा और जो ऊपर रह जाएगा वो छोटा कहलाएगा। तो जो 70S होता है आपका एक तरह से प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कहलाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का राइबोसोम कहलाता है। एंड जो 80S होता है वो बड़ा कहलाता है, वो यूकैरियोटिक कोशिका का राइबोसोम कहलाता है। ये जो 70S और 80S है, यस जो है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहलाता है। जो प्रोकैरियोटिक क्या होता है? प्रोकैरियोटिक को सेल वो होता है जिसको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखें, वो प्रोकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल वो होता है जिसे हम बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से देखें, वो यूकैरियोटिक सेल होता है। कोशिका के अंदर सबसे जो मेन अंग होता है वो होता है केंद्रक, न्यूक्लियस। एक तरह से सबको ऑर्डर देता है, सबको कंट्रोल करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को, गोल्गी बॉडी को, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, सबको ये कंट्रोल करता है केंद्रक। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसे ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है, एक तरह से कंट्रोलर होता है। इसमें क्या पाया था? क्रोमोजोम पाया जाता है। क्रोमोजोम के अंदर ही डीएनए आरएनए होता है। अब केंद्र के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटीन आपका 80% पाया जाता है एंड डीएनए 10% पाया जाता है। केंद्र का काम क्या होता है? ये देखता है कि सभी सेल के जो ऑर्गन हैं अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सबको कंट्रोल करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, सबको ये कंट्रोल करता है। एक तरह से ब्रेन ऑफ सेल कहलाता है केंद्र कोशिका का। अब समझते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज डी डूबे नाम के वैज्ञानिक ने की थी। लाइसोसोम क्या होता है? कोशिका का ये अंग होता है, इसमें पाया जाता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? जैसे कोशिकीय अंग जितने भी हैं उसमें से अगर कोई कोशिका अंग काम नहीं कर रहा है तो ये क्या करता है? उसको ख़त्म कर देता है, उसको अपघटित कर देता है, पिघला देता है, ख़त्म कर देता है, क्योंकि उसमें अंदर कोशिका सेल में सड़न न होने पाए। इसलिए जहाँ की कोशिका मंदे मर जाती है वहाँ पे लाइसोसोम क्या करता है? उसको एक तरह से अपघटित कर देता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम के द्वारा उसको
ख़त्म कर देता है, साफ़ कर देता है। कोशिका के अंदर अगर सभी अंधे कोशिकीय अंग काम करना बंद कर देते तो एक तरह से पूरी एंजाइम कोशिका के अंदर छोड़ देता है, जिससे क्या क्या कहलाता है, एक तरह से सुसाइड बैग इसको बोला जाता है। लाइसोसोम को क्या बोलता है, आत्महत्या, कोशिका की आत्महत्या थैली बोला जाता है एक तरह से, या फिर सुसाइड बैग बोला जाता है। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है, इसलिए आरबीसी का जीवन काल भी 120 दिन का होता है। 120 दिन के बाद आरबीसी अपना मर जाता है, इसलिए आरबीसी फिर वो चला जाता है स्प्लीन में। स्प्लीन यानी तिल्ली में चला जाता है, जहाँ स्प्लीन में क्या होता है, लाइसोसोम होता है, वहाँ पे वो अपना मर जाता है। वहाँ पे उसका वो अपना अवघटित कर देता है लाइसोसोम। इसलिए बोलते हैं कि आरबीसी का जो कब्र होता है वो स्प्लीन कहलाता है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। उम्मीद होगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक तो भाई ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करिए ज़रूर, क्योंकि सब्सक्राइब कोई नहीं करता है। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपका केवल एक क्लिक तो ही लगेगा। धन्यवाद।